हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ लर्निंग रहने वाला है क्लास 10 से। क्लास 10 का चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक, अपना पेन और अपनी एनसीईआरटी की किताब साथ लेके बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाइए, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। And as we all know, this is your board. This material जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, this is more than enough for your class 10th board. आपकी किसी भी क्लास टेस्ट के लिए आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हमें नाम से ही पता चल रहा है, वो सारे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ को कैरी आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? Life processes. The processes which together perform the function of maintenance of life is called as life processes. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जैसे कि न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, हमने खाना खाया, खाना खाने से हमारे पास जो एनर्जी बनी उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक कैसे जाती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन। खाना खाया, वेस्ट मटेरियल बना बॉडी में, वो उसको हम बाहर कैसे करेंगे भाई? साथ तो लेके नहीं चल सकते। तो उस प्रोसेस को, जो वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसका मतलब क्या है? उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अब ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इसकी लाइफ के जितने भी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कौन परफॉर्म करेगा? एक सिंगल सेल ही तो परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल है, तो सब क्या परफॉर्म करेंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। ऑन द अदर हैंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं भाई, मोर देन 1 सेल है, तो उसको क्या कहते हैं? तभी तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो वो क्या करेगा? इन सारे प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट सिस्टम्स बनाएगा, और वो सारे सिस्टम एक ये फंक्शंस क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो क्या हो गया? यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सिंगल सेल ये सब परफॉर्म करेगा, और मल्टी सेलुलर में क्या होगा? वेल डेवलप्ड हमारे पास क्या होंगे? सिस्टम्स होंगे, जिसके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं? ये लाइफ प्रोसेसेस हमारे कैरी आउट करते हैं। तो चलिए, अब हमारे पास आ गया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, एंड दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रिशन, हम क्या बेसिक से शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, हमने खाना खाया, खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? ताकि वो जो और फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सके, हमारी बॉडी की मशीनरी चल सके, इसीलिए हमें क्या जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्या करेंगे हम? फूड खाते हैं हम, इसमें किस लिए जरूरत होती है हमें फूड की? नरिशमेंट के लिए और सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए उसको जरूरत होती है फूड की। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में, जो हमारी बॉडी की नेसेसिटी के लिए जरूरत है, जो हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए हमें रिक्वायर्ड है, उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन न्यूट्रिशन, आप ये जो यहाँ पे कोटेड लाइन है ये आप जरूर लिख के आएंगे। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ taking in food and converting it into energy and other vital nutrients is known as nutrition. और न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज द अदर फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन।
जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी, हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी तो हम अदर फंक्शंस कैसे करेंगे, है ना। अब न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी एंड बायोमोलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जो मैंने अभी आपको बात समझाई वही है, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि जरूरी है अदर बॉडी फंक्शंस है हमारी लाइफ के, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन हमारे पास यहाँ पे कितने तरह का हो गया, यहाँ पे 2 तरह का न्यूट्रिशन हो गया हमारे पास, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सबके प्रोसेस है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, ठीक है। अब हम नाम को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले देखिए ओटो का मतलब यहां पे है सेल्फ, समझे, और ट्रॉपिक का मतलब ये है सिंथेसिस ऑफ फूड को बनाना। क्या है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक का मतलब है सिंथेसिस ऑफ फूड, वो प्रोसेस जिसमें हम हमारा खाना खुद बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मम्मी चपाती बना रही है तो वो हम भी ऑटोट्रॉपिक हो गए, नहीं, वो मतलब कि खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, समझे। ऑटोट्रॉप में वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद ही अपना खाना बना लेता है, खुद ही अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप। उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप। अब देखिए हम डेफिनेशंस पे जाते हैं क्योंकि हमें लिखनी तो थ्योरी है ना, समझ आया। अब हम थ्योरी के ऊपर जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म which prepare their own food with the help of raw material is known as autotroph. This type of nutrition is known as autotrophic nutrition. इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल की हेल्प से, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, और हम खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया होता है मोस्टली वो है फोटोसिंथेसिस। अब कॉमन एग्जांपल्स क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉप जिनको हम बोलेंगे प्लांट्स है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। चलिए अब हम आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ना मेनली जो मेन पार्ट है दैट इज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एंड एवरी एग्जामिनर इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हो आप। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप बहुत अच्छे से एक बार में इसको सुन लेंगे तो। अब क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं इसको ना आपको एक पिक्चर के थ्रू पहले समझाती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। फोटोसिंथेसिस में ना बेटा कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्टर्स, जैसे हमें चाहिए सनलाइट, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें चाहिए वाटर। हमें क्या चाहिए, वाटर। अब हमें सनलाइट कहां से मिलेगी, हमें सनलाइट मिलेगी सन से मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, CO2 कहां से मिलेगी, हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी। और वाटर कहां से लाएगा पर प्लांट, वाटर आएगा रूट से, जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर, वो आएगा, समझ रहे हो। ये सब इनमें से कुछ भी ऑर्गेनिक चीज तो नहीं है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। सनलाइट, CO2, वाटर, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इन सब का जब बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल में, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज आउट कौन कर देगा, प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज आउट कर देंगे इनटू द
एयर इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ही तो फिर प्लांट्स का खाना बना ना, वो खाना, वो ग्लूकोज पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ताकि हर एक पार्ट को न्यूट्रिशन मिल सके। समझे? अब ग्रीन कलर है ना लीव्स का, अब देखिए ग्रीन कलर हमारे लीव्स पे क्यों आता है? क्योंकि एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आता है, और फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में ही होती है, क्योंकि क्लोरोफिल कैप्चर करता है सनलाइट को। जब तक सनलाइट कैप्चर नहीं होगी आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है। लीफ में क्या है हमारे पास? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ने सनलाइट को क्या किया? कैप्चर किया। वाटर हमारे पास रूट से आया, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहां से आया? एनवायरनमेंट से हमने ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के बायोकेमिकल रिएक्शन से हमारे पास क्या बना? ऑक्सीजन बना, और क्या बना? ग्लूकोज बना। ऑक्सीजन कहां पे चला गया? रिलीज्ड इनटू द एयर, and glucose is transported to different parts of the plant to fulfill their nutrition requirement। और ये क्या है? बेसिक प्रोसेस है किसका? फोटोसिंथेसिस का। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये थ्योरी में आपको समझ आया? फोटोसिंथेसिस का आपको प्रोसेस समझ आया? लाइट कैप्चर हुई, वाटर हमारे पास रूट से आया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर से आई। बायोकेमिकल रिएक्शन होती है किसके साथ? CO2 की और वाटर की बायोकेमिकल रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन रिलीज आउट किसमें हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में। और ग्लूकोज एज द फूड ऑफ द प्लांट क्या हो जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये सब यहाँ पे सोलर एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो हम फोटोसिंथेसिस को ये भी कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर न्यूट्रिशन एनर्जी। अब हम इसकी थ्योरी पे चलते हैं बेटा। अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि आपने वो समझ लिया है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, मैंने आपको बताया था क्या कि भाई फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है। समझे ना? क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, इस लाइन का क्या मतलब हुआ हमारे पास? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इन सब से, इन सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता, वाटर कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक फूड में इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हमारे पास कहाँ मिलेंगे? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हमें मिलेंगे लीव्स में। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हमें कहाँ मिलेंगे? लीव्स ऑफ द प्लांट में मिलेंगे। समझे आप? अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। एग्जाम्पल ग्लूकोज इज मेन प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। समझ रहे हो? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बना या फिर शुगर है वो मेन प्रोडक्ट है फ्रॉम विच अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जरूरी नहीं है कि प्लांट को सिर्फ ग्लूकोज ही रिक्वायर्ड होता है, बट दे आर द बेसिक नीड्स जिससे हम अदर फंक्शंस, अदर ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास बन सके। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो हमारी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एज
स्टार्च हमारे पास क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स विच आर ग्रीन इन कलर। जो मैंने आपको वही बताया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होती है, इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा है, लीव्स होते हैं। तो मोस्टली सारी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होती है, इन द लीव्स, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम। जो यंग स्टेम होती है, जो बिल्कुल छोटा सा पेड़ होता है, जो हमने पौधा लगाया होता है, उसकी स्टेम तो ग्रीन ही होती है ना। वो वुडी तो टाइम के साथ होती है, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो ग्रीन होती है, तो तब भी फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी अकर होती है। ठीक है, मेजर इवेंट। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, सबने हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया हमने पूरा। अब मेजर इवेंट्स क्या है इसमें फोटोसिंथेसिस के, तो जो आपको की पॉइंट्स याद रहे, समझे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्योंकि लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी ली है हमने, कैप्चर की है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में जो वो कन्वर्ट होगी, वो स्प्लिट कर देगी वाटर मॉलिक्यूल को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो किस में कन्वर्ट कर देगी, हाइड्रोजन को, वाटर मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देगी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। एक मिनट, आप देखिए, ये हमारे पास H2 है, H2O, वाटर आ गया हमारे पास। ये केमिकल एनर्जी, हमने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो हाइड्रोजन को स्प्लिट कर देगी। ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में प्लस O2, ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ताकि ऑक्सीजन हमारे पास बाहर निकल जाएगी। और जो ये हाइड्रोजन बचा ना हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब जो ये 3 स्टेप है ना बेटा, ये ना जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही टेक प्लेस करे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई हमारा पहले एब्जॉर्ब हो गया और उसके साथ के साथ फिर हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये एब्जॉर्प्शन आज अभी दिन में हो गई और कन्वर्जन इसका हो रहा है फिर शाम में, और ऐसा टाइम लेता है। ये जरूरी नहीं है कि ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते ये स्टेप। These steps need not to take place often after one other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate malic acid, which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the daytime. अब देखो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में डेजर्ट में वाटर की कितनी शॉर्टेज होती है। अब वो जितना ज्यादा ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करेगा, उसका वाटर लॉस तो ज्यादा होगा ना। अब उसको अपना फूड भी बनाना है, लेकिन उसको वाटर लॉस भी नहीं करना, तो वो क्या करता है कि भाई वो ना कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ले लेता है, वो रात को ले लेता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा, वो हमारे पास क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज मैलिक एसिड। वो क्या करेगा, फिर वो एक्ट करेगा किसके, जो हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा ड्यूरिंग द डे टाइम। वो फिर क्या करेगा, डे टाइम पे उसको काम करेगा उसके ऊपर, ताकि उसका फूड बन सके, अब देखिए बेसिक जो रिएक्शन है आपको, अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ गया ना बेटा, ये 3 मेजर इवेंट्स आपको लिख के आने और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, दिस इज मस्ट। समझ रहे हो आप, हमारे पास जो हमने बेसिक पढ़ा था वही है हमारे पास। हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वाटर ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट से और क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल और डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बनेंगे, जो क्या हो जाएंगे, हमारी प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। अब ये बैलेंस हो गए
रिएक्शन बैलेंसिंग हमने चैप्टर फर्स्ट में ऑब्वियसली हमने पढ़ी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अदर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है और रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना है उसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में यूज हो सके। क्या पता किसी दिन सनलाइट ना हो तो फिर वो कैसे काम चलाएंगे, तो वो स्टोर फूड यूज होता है ना हमारे पास। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ह्यूमंस में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज किसके फॉर्म में होता है, एज ग्लूकोजन, एंड प्लांट्स में स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस हमने यही पढ़ा कि सब सारा ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बना रहा है, अपना फूड बना रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, मेन फैक्ट्री तो वहां पे कहाँ पे है, लीव्स में है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव कि भाई लीव में ऐसा क्या है, क्या उसके अंदर सिस्टम है ऐसा कि यहाँ पे इतना मेजर इवेंट क्या हो रहा है, कैरी आउट हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया लीफ का, ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस सेक्शन है लीफ का। ये मिड रिब है हमारे पास बीच में, दिस इज मिड रिब। लीफ ब्लेड्स आ गए हमारे पास, जो छोटे छोटे होते हैं ना साइड में, वो हमारे पास आ गए मिड रिब। समझ रहे हो, ये जो और हमने ये जो यहाँ वाला है ना बीच का, मान लो हमने ऐसे ये लीव है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे जो थिकर पार्ट आएगा ना, ये उसका क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। अब ये जो अपर पार्ट है ना, इसको हम क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर है उसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। चलिए अब हम ये पढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट, और ये है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। ये जो लोअर पार्ट है ना, जो उस साइड है, उसको क्या कहेंगे हम, लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो अपर एपिडर्मिस पे क्या होता है ना बेटा, वैक्सी लेयर होती है। ये वैक्सी लेयर होती है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, क्या, हमारे इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है। ज्यादा इवेपोरेशन होगी तो ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगी, है ना। तो फिर ज्यादा एक्सेस इवेपोरेशन होने से क्या करता है, वैक्सी क्यूटिकल्स क्या करते हैं, रोकते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो ये हमारे पास यहाँ है ना, ये क्यूटिकल्स, वैक्सी क्यूटिकल्स, ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये हमारी एक्सेस इवेपोरेशन को क्या करते हैं, ये हमारे को प्रिवेंट करते हैं। और ये जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, ये मोर विजिबल होते हैं, मोर प्रोमिनेंट होते हैं इन द अपर एपिडर्मिस। ये क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप लीफ को जैसे देखोगे तो सनलाइट डायरेक्ट अपर पार्ट पे पड़ेगी ना, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे मोर प्रोमिनेंट कहाँ पे होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं। समझ रहे हो बेटा। और एपिडर्मिस जैसे मैंने आपको बताया क्या होती है, ये बाउंड्री होती है। एपिडर्मिस क्या होती है, बाउंड्री प्रिवेंट करती है। बाउंड्री होती है किसके किसके बीच में, प्लांट के बीच में, और किसके बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में। क्या हो गया, ये एक बाउंड्री हो गई, ठीक है। ये क्या होती है, वाटर लॉस में भी प्रिवेंट करती है। और यहाँ पे क्या होता है, गैसियस का जो एक्सचेंज होता है ना, O2 बाहर आई, CO2 लीफ में, तो ये जो गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, वो किसकी वजह से मोस्टली होता है, एपिडर्मिस की वजह से होता है। और क्यूटिकल्स मोस्टली हमारे पाए जाते हैं अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और मोस्टली इनका क्या रोल होता है, एक्सेस ऑफ इवेपोरेशन को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। समझ रहे हो आप। नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा जो होता है ना बेटा,
वो किस में होता है? अपर एपिडर्मिस में ही ज्यादा पाए जाते हैं। क्यूटिकल्स भी ज्यादा कहाँ पे प्रोमिनेंट मिलते हैं? अपर एपिडर्मिस में। नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा भी ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? लोअर एपिडर्मिस का ना मेन फंक्शन यही होता है कि वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देता है। लेकिन अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल्स पाए जाते हैं ताकि वो क्या करे? इवेपोरेशन से बचाए। स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं ज्यादा। स्ट्रोमेटा क्या पाए जाते हैं ज्यादा? क्योंकि क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट कहाँ पे? अपर साइड पड़ेगी ना, फोटोसिंथेसिस वहीं से कैप्चर होगी, इवेपोरेशन भी वहीं से होगा, सब कुछ वहीं से होगा, तो अपर एपिडर्मिस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समझ रहे हो? आगे हम पढ़ते हैं मीजोफिल। अब मीजोफिल क्या है? ये क्या है? ये जो टिश्यू है ना बेटा, ये ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ये मीजोफिल। ये क्या है? मीजोफिल। टिश्यू बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज मीजोफिल। ये इन दोनों के बीच का जो भी टिश्यू है ना, इसको हम कहेंगे मीजोफिल। अब देखिए, इसमें एक तो ये सेल्स है, ठीक है, एक ये सेल्स है हमारे पास। ये बीच में क्या है? इसमें एयर स्पेस है। ये क्या है हमारे पास? बीच में क्या है? इसमें एयर शेप है। जो ये है ना बेटा, ये वाले सेल्स, ये जो एलेंगेटेड सेल्स है हमारे पास, ये इनको हम क्या कहेंगे? प्लेसिडे। इनको हम कहेंगे प्लेसिडे या फिर प्लेसिडा। प्लेसिडे प्लेसिडे। PLPALISEDE प्लेसिडे। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और जो ये रेगुलर फैशन में हमारे पास यहाँ पे, और ये जो इरेगुलर सेल्स है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जी सेल्स। ये यहाँ पे हैं स्पॉन्जी सेल्स। ये है हमारे पास स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है बेटा? The tissue between epidermis and lower epidermis is known as mesophyll. Mesophyll में भी जो ये यहाँ पे सेल्स है, ये इलोंगेटेड सेल्स है, इनको हम क्या कहेंगे? प्लेसिडे। और जो इरेगुलर फैशन में है उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जी सेल। ठीक है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, सॉरी, जो इनका इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एयर स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस का क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हो? यहाँ पे जो ये जो क्लोरोप्लास्ट ना बेटा, मोर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स में, और वहां पे क्या होता है? यहाँ पे क्या हो गया था? लेस होता है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया भी कम हो गया। आप प्रोमिनेंटली देखने से ही पता चल रहा है, सरफेस एरिया भी कम हो गया, तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट की ज्यादा से ज्यादा हमारे कहाँ में मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट प्लेसिडा में मिलेगा। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंजेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसमें गैसियस एक्सचेंजेस में बहुत सारा हेल्पफुल रहते हैं। अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में वो जगह है बेटा जहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल किस लिए यूज होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस का मोस्ट मेजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्लोरोफिल है। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमें कहाँ पे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रोमेटल पोर। क्या है हमारे पास? अब ये स्ट्रोमेटल पोर क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये ना छोटे छोटे, आपको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज में काम आते हैं हमारे पास? ट्रांसपिरेशन में काम आते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में ये काम आते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना, गार्ड सेल ये दिखा रखा है यहाँ पे। अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या हो गया? दिस पार्ट,
This is guard cell. This is guard cell. This is guard cell. ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया. ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया. और ये क्या है हमारे पास, स्ट्रोमेटल पोर है. ये है हमारे पास स्ट्रोमेटल पोर. ये बेटा एक स्ट्रोमेटा है. स्ट्रोमेटा के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. ये हो गया. उसके बाद स्ट्रोमेटल पोर है ना, जो स्ट्रोमेटल पोर का मेन फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगी, यहाँ पे होगी, सेल से होगी. ठीक है. और ये क्या हो गया, ये गार्ड सेल होगी. अब देखिए ये ना आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ये आप बस ये डायग्राम याद रखिएगा. अगर आपके पास स्ट्रोमेटा पे कोई भी फंक्शन आ गए तो आपको ये सब कुछ दिखाना है. समझ रहे हो. एक स्ट्रोमेटा में क्या क्या होता है, गार्ड सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया और स्ट्रोमेटल पोर हो गया. ये क्या है, इसका सब्सिडरी सेल्स है, बाहर वाले सेल्स. अब देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा. ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है स्ट्रोमेटा की. पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग हम एक डायग्राम से समझेंगे. ये देखिए स्ट्रोमेटा ओपन, स्ट्रोमेटा ओपन है. स्ट्रोमेटल पोर में हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है. क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है. स्ट्रोमेटा क्लोज में ही क्लोज हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस क्या हो गया, बंद हो गया. वही एक स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर है. और ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है हमें. ये क्यों ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जब हमारी लीफ या फिर हमारा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, तब भी खुलता है. समझ रहे हो. वाटर एब्जॉर्ब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा इज अ प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द टर्जर प्रेशर ऑन द गार्ड सेल. ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या जाएंगे, गार्ड सेल है. ये दो मैंने आपको ऊपर बताए थे, ये जो है ना, ये और ये, एक सेकेंड ना, दिस एंड दिस, ये हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास क्या है, गार्ड सेल है. ये हमारे पास है यहाँ पे गार्ड सेल है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग यही तो रेगुलेट करेंगे ना. क्योंकि अभी ये लूजन अप हो जाएंगे, फिर ये टाइट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्लोज, दिस विल बी क्लोज. ठीक है. टर्जर प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर इन और आउट जब होता है, उसकी वजह से टर्जर प्रेशर चेंज होता है, और जो रिजल्ट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा. अब पढ़ते हैं सबसे पहले कि ओपनिंग कैसे होती है स्ट्रोमेटा की. ड्यूरिंग द डे द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द प्लांट थ्रू द जाइलम. ये तो हमें पता ही है कि भाई वो क्या कर लेंगे, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम. अब जो वाटर एब्जॉर्ब है ना बेटा, जो वाटर एब्जॉर्ब क्या करेगा, गार्ड सेल को क्या कर देगा, स्वेल कर देगा. और टर्जिड मतलब स्टिफ कर देगा, और क्या कर देगा, स्वेल कर देगा. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल बिकम ग्रेटर देन द सराउंडिंग ऑफ द सेल. क्या हो जाएगा, सराउंडिंग ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, उसका टर्जर प्रेशर बढ़ जाएगा, और स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. मैंने अभी आपको बताया था ओपनिंग क्या होती है, जिनमें ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा. वाटर एब्जॉर्ब करेगा. ये जो साइड वॉल्स है ना बेटा, इसकी जो वॉल्स है ना, इनर वॉल्स है ना जो इसकी, ये इलास्टिक होती हैं. जैसे ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेल हो जाएगा. ये जो स्ट्रोमेटल पोर है, यहाँ पे स्पेस हमारे पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होंगी. ठीक है. और क्या करेगा, दिस कॉज द स्ट्रोमेटा टू ओपन, दिस कॉज द स्ट्रोमेटा टू ओपन. अब क्लोजिंग कैसे होगी, एट नाइट द रूट एब्जॉर्ब लेस वाटर. रात को जो रूट क्या है, कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, कॉजिंग द गार्ड सेल टू लूज वाटर एंड बिकम फ्लैशिड. लूज हो जाएगा वाटर, और गार्ड सेल क्या होती है, वाटर लूज कर देते हैं. किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. क्या कर देते हैं, वाटर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है. The osmotic pressure of guard cell drop to nearly that
of the surrounding cell causing the stomata to be closed. हमने ये पढ़ा. अब देखो इसका बेसिक सा प्रोसेस ये है. दिन में हमारा प्लांट अब्सॉर्ब करेगा वाटर. कहां से? रूट से. वाटर एब्सॉर्ब करने के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू जो गार्ड सेल्स हैं उनमें प्रेशर डेवलप होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिनसे वो क्या करते हैं? स्वेल अप हो जाते हैं, विच कॉज द स्टोमेटा टू ओपन. वो स्टोमेटा ओपन होगा और गैसेस एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से होता है. रात को जो है रूट्स पानी कम एब्सॉर्ब करती हैं, विच मेक्स और लूजन द गार्ड सेल. उनकी इलास्टिसिटी वो दोबारा लूज होते हैं, विच मेक्स देम टू क्लोज. यही था स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग. स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन होगा. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब देखिए हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये टॉपिक था फोटोसिंथेसिस. ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमने ये पढ़ लिया है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. चलिए इसकी एक ना बेसिक से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने क्या क्या पढ़ा. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, रॉ मटेरियल से बनाता है, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे. और इस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगा बेटा? फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे? लीव्स ऑफ द प्लांट या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से, वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी हमारे पास एटमॉस्फेयर से, और वाटर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विच विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज आउट कर दी जाएगी, किसमें? एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी. और ग्लूकोज क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, फूड रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट, और द बेसिक रिक्वायरमेंट थ्रू विच अदर ऑर्गेनिक फूड और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल इज टू बी फॉर्म्ड इन द प्लांट. वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज क्या हो जाएगी? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या हो जाएगी? डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में वो क्या हो जाएगी? भेज दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी. समझ रहे हो आप? और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस चीज में स्टोर होता है? एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च में क्या हो जाता है? ये स्टोर हो जाता है. मेजर इवेंट्स क्या हो जाएंगे? फोटोसिंथेसिस की एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो जाएगा. वाटर को स्प्लिट कर दिया जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन और वाटर को किसमें स्प्लिट कर दिया जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया जाएगा? स्प्लिट कर दिया जाएगा. फिर हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ये स्टेप्स बेटा जैसे हमने पढ़ा था एक के बाद एक नहीं होते हैं, टाइम लग सकता है. एग्जांपल इसका क्या है? डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, टेकअप कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को रात में, और एक इंटरमीडिएट बनाता है. उस इंटरमीडिएट का क्या नाम है? मैलिक एसिड. मैलिक एसिड बनाता है जो एक्ट अपॉन करता है बाय क्या करता है? विच एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, और वो दिन में उसके ऊपर एक्ट करता है ताकि उसका फूड या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो सके? प्रिपेयर हो सके. फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहां से आया? एटमॉस्फेयर से आया. वाटर रूट से आया. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमारे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन बन गया. ये हमारे पास क्या हो गया? बेसिक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये हमारे पास. प्लांट्स जो हैं जो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. और ह्यूमंस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं ग्लूकोज को? एज अ ग्लाइकोजन. और प्लांट किसमें? स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं. आगे हमने पढ़ा बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में हमने क्या पढ़ा? ये क्या है हमारे पास? अपर एपिडर्मिस. ये नीचे वाली क्या है हमारे पास? लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस में हमारे पास क्या मिलेंगे? क्यूटिकल्स. क्यूटिकल्स क्या होते हैं? क्यूटिकल्स यूज किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस इवेपोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं. ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ मिलते हैं? हमें अपर एपिडर्मिस में मिलते हैं. और
अपर एपिडर्मिस में क्या, अपर एपिडर्मिस क्या है हमारे पास, बाउंड्री है बिटवीन प्लांट एंड एनवायरमेंट के, क्या है, अपर एपिडर्मिस किस चीज का रोल प्ले करती है, वो रोल प्ले करती है एज अ बाउंड्री बिटवीन प्लांट एंड द एनवायरमेंट। अपर एपिडर्मिस और किस लिए यूज हो जाती है, वही वाटर लॉस ज्यादा ना हो सके इसलिए, और गैसियस एक्सचेंज का मेजर इसका फंक्शन है अपर एपिडर्मिस का। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल टिश्यू। इसके बीच के टिश्यू को क्या कहा जाता है, मीजोफिल टिश्यू। क्या कहा जाता है, मीजोफिल टिश्यू। अब मीजोफिल टिश्यू में ये जो सेल एलोंगेटेड सेल है इसको हम कहते हैं प्लेसिडे, और जो इर्रेगुलर शेप में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी सेल। इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट हमें ज्यादा मिलेगी। और ये क्या, क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट ज्यादा मिलेगी हमें यहाँ पे, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनका मेन रोल क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। और जबकि स्पॉन्जी सेल्स इतने रेगुलरली अरेंज नहीं है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे एयर स्पेस ज्यादा है। एयर स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये इनका मेन फंक्शन किस में आ जाता है, गैसियस एक्सचेंज में क्या आ जाता है, इनका मेन फंक्शन आ जाता है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रोमेटल पोर क्या होते हैं। स्ट्रोमेटल पोर क्या होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस ऑफ द लीफ पे पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद हमने पढ़ा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा क्यों होता है बेटा, ओपनिंग कब होता है, दिन में जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्या होता है फिर, जो टर्जर प्रेशर ज्यादा हो जाता है किस पे, गार्ड सेल पे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं, और विच मेक्स देम टू ओपन, विच मेक्स देम टू ओपन। वो ओपन होंगी तो यहाँ से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। ओपन होगी, एयर स्पेस स्ट्रोमेटल पोर खुल गए तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। क्लोजिंग कब होगी, एट द नाइट टाइम, जब वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, गार्ड सेल से क्या होगा, वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होने की वजह से वो उसकी जो साइड की जो वॉल्स हैं वो क्या है, थिक वॉल्स हैं, प्लस ये इलास्टिक भी है, विच मेक्स देम टू कम टू देयर ओरिजिनल प्रोसेस, एंड क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड दिस मटेरियल इज मोर देन इनफ। आप ये वीडियो देख के अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे ना, आपको सब बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।